कर्नाटका के धर्मस्थला में घटी घटना ने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। कैसे धर्मस्थला जो सनातन धर्म मानने वालों के लिए सदियों पुराना और सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता रहा है, आज उसी धर्मस्थला की जमीन नरकंकाले उगल रही है। वहां एक काम करने वाले पूर्व कर्मचारी का दावा है कि उसने धर्मस्थला के आसपास के जंगलों में 100 से भी अधिक लाशें दफनाई। क्या है धर्मस्थला के इस धार्मिक जमीन में अधर्म की कहानी? क्यों यहाँ की जमीन नरकंकाले उगल रही है? इसे समझने के लिए सबसे पहले धर्मस्थला को समझना होगा। धर्मस्थला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के नेत्रवती नदी के किनारे बसा एक धार्मिक शहर है, जहां सनातन धर्म मानने वालों के लिए सबसे बड़ा ये धार्मिक केंद्र माना जाता है। जहां भगवान मंजूनाथ का टेम्पल है। मंजूनाथ ये टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान शंकर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं केदारनाथ, कहीं बद्रीनाथ, कहीं काशी विश्वनाथ, ठीक उसी तरह से धर्मस्थला में भगवान शिव को मंजूनाथ के नाम से जाना जाता है। मंजूनाथ टेम्पल के अलावा यहाँ और भी कई छोटे बड़े टेम्पल हैं, और ये सब मिलकर धर्मस्थला को एक सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनाते हैं, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। सनातन धर्म मानने वाले अपने इष्ट देवता देवी देवताओं के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन इस सब के अलावा धर्मस्थला में एक और चौंकाने वाली बात है। वैसे तो ये स्थान जो है सनातन धर्म मानने वालों के लिए पवित्र माना जाता है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, मंदिरें हैं, लेकिन इस पूरे धर्मस्थला का कंट्रोल जो है एक जैन धर्म मानने वाले हेगड़े परिवार के हाथ में है। ये परिवार पिछले 17वीं शताब्दी से इस मंदिर को कंट्रोल करते आ रहा है, इस मंदिर की देखभाल करते आ रहा है, और आज भी इस परिवार के 21वीं पीढ़ी के डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थला के धर्म अधिकारी के रूप में कुर्सी पे विराजमान है। साथ ही साथ ये धर्मस्थला ट्रस्ट जो है वहां तकरीबन 40 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को कंट्रोल करता है, जिनमें छोटे बड़े स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक संस्थान जैसे बड़े कॉलेजेस भी हैं। साथ ही साथ वहां आसपास के 600 गांवों को ये गोद भी लिया हुआ है, यानी वहां के उन गांवों को विकसित करने का काम करता है, उन गांवों की देखभाल करता है। साथ ही साथ ये जो धर्मस्थला ट्रस्ट है वो सामूहिक शादियां भी करवाता है और भंडारा भी, यानी इतने सारे धार्मिक काम करने के साथ साथ ये सामाजिक काम भी करता है। और यही कारण रहा है कि धर्मस्थला ट्रस्ट के जो 21वीं पीढ़ी के जो अधिकारी हैं डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, उन्हें इन्हीं सब कार्यों के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कर्नाटक रत्न जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जो है वो राज्यसभा सांसद भी है। यानी धर्मस्थला में इतने सारे धार्मिक और सामाजिक काम भी किए जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे छुपा है धर्मस्थला की एक काली करतूत भी, कि यहाँ पिछले कई वर्षों से लड़कियां, औरतें गायब होती आ रही हैं, लेकिन कभी भी किसी ने मुखर होकर आवाज उठाने की कोशिश नहीं की है। 3 जुलाई को वहां काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी जो सफाई कर्मी का वहां काम करता था, वो एक वकील के पास पहुंचता है और वकील से जाके कहता है कि मैं 1995 से लेकर के लगातार 2014 तक धर्मस्थला में सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था, और वहां मैंने उस दौरान 1995 से लेकर के 2014 तक मैंने 100 से भी अधिक लाशें धर्मस्थला के आसपास के जंगलों में नेत्रवती नदी के किनारे दफनाए। और ये सब काम मैं वहां के सुपरवाइजर के कहने पे करता था। वहां के जो धर्म अधिकारी थे, जो वहां के जो धर्मस्थला ट्रस्ट के जो अधिकारी थे, उनके कहने पे मैं करता था। और जब मैं इन कार्यों को करने से मना करता था तो वो लोग मुझे डराते थे, धमकाते थे और कहते थे कि चुपचाप ये काम करते रहो वरना तुम्हारा भी हश्र यही होगा। मैं डर के मारे अपने परिवार के लिए ये सब काम 1995 से लेकर लगातार 2014 तक करता रहा। जब मैं इन कामों से ऊब गया तो 2014 में मैंने अचानक धर्मस्थला में बिना किसी को बताए वहां से मैं अपने परिवार को लेकर के निकल गया, और 2014 से लेकर के 2024 तक मैं बिना किसी को बताए छुप कर मैं रह रहा था। और उस दौरान मैं धर्मस्थला कभी नहीं गया, ताकि धर्मस्थला के अधिकारियों को मेरे बारे में कुछ जानकारी ना मिल जाए। लेकिन 2014 से जब मैंने ये काम छोड़ा और 2024 के बीच मैं रात को सो नहीं पाता था। वो तमाम लाशें जिन्हें मैंने धर्मस्थला के आसपास के जंगलों में दफनाई थी,
वो मुझसे अपना इंसाफ मांगते थे, वो रात को मेरे सपनों में आते थे और मैं रात को सो नहीं पाता था। इन सब से ऊब कर मैंने 2024 में धर्मस्थला जाने का फैसला लिया और वहाँ मैं गया और वहाँ जितने भी मैंने लाशें दफनाई थी उनमें से एक की मैंने खुदाई की और वहाँ से उसका नर कंकाल निकाल कर मैं लाया हूँ। जब इन सब बातों को वकील सुनता है तो चौंक जाता है और वो व्यक्ति जो एक बैग में नर कंकाल लेकर के आया था, वो नर कंकाल निकाल करके उस वकील के सामने रखता है। तब उस वकील को विश्वास हो जाता है कि वाकई ये मामला जो है काफी गंभीर है। वो अगले दिन यानी 4 जुलाई को उसे नजदीक के पुलिस स्टेशन में ले जाता है जहां एक एफआईआर करवाता है और एफआईआर करवाने के बाद वो वकील उसे लेकर के वापस चला आता है। लेकिन एफआईआर होने के बाद जबकि मामला इतना बड़ा था, हाईलाइट मामला होने वाला था और इतने बड़े लोगों के खिलाफ था, तो पुलिस इसमें चुप्पी लगा बैठता है। लेकिन वकील और वो व्यक्ति मानने वाले नहीं थे। वो लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट। जब देखते हैं कि प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो वो लोग कोर्ट पहुंचते हैं और वकील जो है कोर्ट में इसका बयान दर्ज करवाता है। जब इतना गंभीर मामला सुनते हैं जज साहब तो तकरीबन 1.5 घंटे तक उस व्यक्ति से इस विषय पे चर्चा करते हैं और तमाम चीजों को बारीकी से वहां के जो जज थे वो सुनते हैं और उसके बाद एक एसआईटी का गठन होता है और एसआईटी को यह जिम्मा दी जाती है कि इसकी तमाम जांच की जाए और बारीकी से जांच की जाए। और वो व्यक्ति कोर्ट में एक शर्त भी रखता है कि इस पूरे जांच प्रक्रिया के दौरान मेरी जो है पहचान छुपाई जाएगी और मुझे दुनिया के सामने ये नहीं बताया जाएगा कि मैं कौन हूं। इस शर्त पे और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। कोर्ट ये बात मान जाता है और उस व्यक्ति को काले कपड़े में एक नकाब पहना करके धर्मस्थला ले जाया जाता है एसआईटी के गठन और पूरे प्रशासन के नेतृत्व में। और उसके बताए हुए जगहों पे खुदाई की जाती है और तकरीबन ऐसे 17 जगहों को चिन्हित किया जाता है और वहां खुदाई की जाती है और वहां से एक एक करके धर्मस्थला में जो पिछले कई वर्षों से अधर्म का खेल चल रहा था वो निकल करके सामने आता है। अभी वहां 17 जगह खुदाई की जा चुकी है धर्मस्थला में और तकरीबन कई नर कंकाले निकले हैं। हालांकि अभी वहां का कोई खुदाई जो है वो बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और इस व्यक्ति का पुलिस का कहना है, एसआईटी का कहना है कि इसका एक बार नार्को टेस्ट करवा लेते हैं और नार्को टेस्ट करवाने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी, आगे की खुदाई होगी, ये जहां आगे बताएगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। ये व्यक्ति वैसा था जिसने हिम्मत जुटाई और इन सब चीजों को उजागर करने का काम किया। और जब ये सब मामला हुआ, ये मामला पूरे देश में हाईलाइट हुआ, मीडिया में आया, तब वहां के लोग एक एक करके निकल के सामने आ रहे हैं और वो पुराने पिछले कई वर्षों से जो लोग वहां से गायब होते थे, लड़कियां औरतें गायब होती थी, ज्यादातर इस केस में जो लड़कियां औरतें गायब हुई हैं, तो एक एक करके अब लोग कहानियां बता रहे हैं। लोग एक एक करके उन घटनाओं को सामने ला रहे हैं। सबसे पहला जो घटना हुआ था वहां जिस पे लोगों ने हंगामा जताया था वो 1979 में हुआ था। एक टीचर थी जो धर्मस्थला के ही एक स्कूल में पढ़ाती थी, वेदावली, और वो मानती थी कि मैं वहाँ जो हेडमास्टर का चुनाव होने वाला था उसमें वो दावेदार थी। वो अपने आप को दावेदार मानती थी, लेकिन उसे नहीं बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया गया। इसके खिलाफ वो कोर्ट पहुंच गई और जब धर्मस्थला के अधिकारियों को ये बात पता चला तो वेदावली को उसके घर में ही आग लगाकर जला दिया गया। उसके बाद 1985 में एक घटना घटता है जहां नारायण और उसकी बहन से धर्मस्थला के जो अधिकारी थे वो जमीन मांगते हैं और ये जमीन देने से नारायण और उसकी बहन मना कर देते हैं। तो नारायण और उसकी बहन को उसके ही घर में पत्थरों से कूच कूच कर मार डाला जाता है। उसके बाद 2003 में एक घटना घटता है जहां एक कॉलेज स्टूडेंट अनन्या घूमने जाती है और अचानक गायब हो जाती है। जब ये बात उसके माँ को पता चलता है तो उसकी माँ दौड़े दौड़े धर्मस्थला पहुंचती है जहां उसकी माँ को 1 दिनों तक बंधक बना के रखा जाता है धर्मस्थला के कर्मचारियों के द्वारा और कहा जाता है कि चुपचाप चली जाओ यहाँ से, अपने बेटी को भूल जाओ वरना तुम्हारा भी हश्र यही हो। उसके बाद 2012 में एक सौजन्या का घटना घटता है जो सौजन्या वहीं की स्थानीय होती है और धर्मस्थला से अचानक गायब हो जाती है। काफी खोजबीन करने के बाद जब पता नहीं चलता है तो इसमें एफआईआर होता है और ये पहला घटना था सौजन्या का 2012 में जब लोग सड़कों पे उतरे थे और धर्मस्थला ट्रस्ट का बड़े पैमाने पे विरोध हुआ था। उस समय ये मामला इतना हाईलाइट हुआ था कि सीबीआई को इसमें जांच करना पड़ा, लेकिन फिर भी इसमें
लीपापोती हो गया बाद में। इसमें कोई भी सुराग पता नहीं चला। लास्ट में सीबीआई ने एक ऐसे व्यक्ति को जो मेंटल था, उसे ले जाकर के जेल में बंद कर देती है और कुछ सालों बाद सबूत के अभाव में कोर्ट को उसे छोड़ना पड़ता है। तो ये वो घटनाएं थी जिन पे लोगों ने आवाजें उठाई, लेकिन आवाज दब कर रह गया। अंततः ये व्यक्ति आया और इसने मुखर होकर अपनी बातों को रखा और अब जो है धर्मस्थला का जो काला चिट्ठा है वो निकल करके एक एक करके सामने आ रहा है। बाकी धर्मस्थला में घट रहे इस घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।